तो सोचो जरा, मार्गरेट, जवान, हॉट अमेरिकन लड़की, जो शायद 3 से बॉयफ्रेंड से भाग रही है, टोक्यो पहुंचती है इंग्लिश सिखाने उन लड़कियों को जो आगे चलकर एयर होस्टेस बनने वाली है। दिन में वो एकदम फोनेटिक्स की निंजा बनकर वोवल साउंड सुधार रही होती है, और रात में अनेसा और लियम के साथ बार हॉपिंग। लियम वैसे वो क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर जैसा दोस्त है जिसे तू बहुत पसंद करती है, लेकिन कभी भी उसके साथ सोने का सोच नहीं सकती। एक रात जब मार्गरेट बाथरूम की लाइन में खड़ी होती है, क्योंकि हाँ, टोक्यो के बार्स में सिर्फ एक बाथरूम होता है सबके लिए, वो अचानक पहले ही जापानी लड़के के साथ मुंह मिलाने लगती है। जब वो वापस आती है, उसकी लिपस्टिक फैली हुई होती है और मूड एकदम हाई होता है। फिर वो कैजुअली कहती है, चलो और मस्ती ढूंढते हैं। मार्गरेट की मस्ती की परिभाषा शायद केओस द्वारा स्पॉन्सर की गई है। लियम बेचारा दिल से कोशिश करता है पास आने की। वो बोलता है, शायद हम दोनों, और मार्गरेट हंसकर कहती है, तू मेरे भाई जैसा है, जैसे एकदम सगा भाई। बस फिर क्या, लियम को फ्रेंडजोन कर दिया गया। फिर अचानक एक गाड़ी मार्गरेट के पास धीरे धीरे आती है। ड्राइवर उसे ऐसे घूरता है जैसे उसके दिमाग में बफरिंग चल रही हो, और फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। सब नॉर्मल लग रहा होता है जब मार्गरेट को याद आता है कि उसे होटल जाना है। रास्ते में वो एक और बार में जाती है, एक और लड़के से मिलती है और सीधा एक लव होटल पहुंच जाती है। रूम में मार्गरेट उस लड़के की बेल्ट खोलती है और उसे अपने गले में बांध लेती है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स का क्राइम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हो। लड़का घबरा जाता है। मार्गरेट खांसती है, कोई सेफ वर्ड तो था ही नहीं। खींचो। अगली सुबह मार्गरेट लेट है क्लास के लिए, और हालत ऐसी जैसे शनेल में लाश घूम रही हो। उसका मेंटोर उसे देखता है और सीधा सिक लीव प्रिस्क्राइब कर देता है। घर जाते हुए वो एक बुक स्टोर जाती है, क्योंकि हाँ, ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिएशन के बाद यही किया जाता है। वहां वो उसी गाड़ी वाले लड़के से टकरा जाती है, काजो। मार्गरेट पूछती है, क्या देख रहे हो? काजो, कुछ नहीं। और वो ऐसे चला जाता है जैसे कोई स्वॉर्ड कैरिंग सैमुराई हो। मार्गरेट पीछा करती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बाउंड्री सिर्फ सजावट के लिए है, और वो फिर एक और लव होटल में पहुंच जाते हैं। वहां मार्गरेट उसे खुद को बांधने के लिए कहती है। हाँ, PG-13 में अभी भी संभाव है। उसके बाद काजो चुपचाप गायब हो जाता है, जैसे निंजा वर्जन ऑफ गोस्टिंग हो। रात में मार्गरेट का चेहरा चमक रहा होता है, जैसे उसने कोई नया कैरेक्टर अनलॉक किया हो किसी डेटिंग गेम में। उसके दोस्त फौरन समझ जाते हैं कि आज जापानीज पेपर का स्वाद चख लिया है, जो सुनने में स्पाइसी लगता है लेकिन बोतल में नहीं मिलता। अगले दिन काजो उसे लंच पर बुलाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन भाई साहब के मोजे में छेद है। या तो ये बहुत एनलाइटेंड है, या फिर मैच्योरिटी से एलर्जी है। मार्गरेट जज करने की कोशिश नहीं करती, पर मन में गूगल कर रही होती है, किसी को बिना इंसल्ट किए कैसे नए मोजे दिए जाए। खाना चल ही रहा होता है कि एक बूढ़ा आदमी उन दोनों से टकरा जाता है। मार्गरेट तो इसे मामूली टक्कर समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन काजो का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कह रहा हो, मैं इस तरह की हरकतों पर लाशें छुपा चुका हूँ। मार्गरेट वॉशरूम जाती है, और जब वापस आती है तो वो टेबल, वो बूढ़ा, सब गायब। के बाद फिर से एक लव होटल पार्ट 2। और इस बार खाने के बाद काजो कैजुअली बोल देता है, मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं शादी करने वाला हूँ। मार्गरेट का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे वाईफाई चली गई हो। वो घर जाती है और अपनी भावनाओं को डुबो देती है, हैंगओवर के साथ। अनेसा उसे समझाती है, उसने कहा वो शादी कर रहा है। मार्गरेट अपनी आखिरी क्लास पढ़ाती है। स्टूडेंट्स उसे कामा सूत्र की एक कॉपी गिफ्ट करते हैं। क्यूट है, पर थोड़ा इनएप्रोप्रिएट भी। और उसी किताब में काजो का विजिटिंग कार्ड रखा होता है, जैसे कोई क्रीपी फॉर्चून कुकी। मार्गरेट और काजो फिर मिलते हैं। मार्गरेट मजाक में याकुजा की फिंगर कटिंग रिचुअल्स की बात करती है, बिल्कुल नॉर्मल स्मॉल टॉक की तरह। काजो फिर शुरू हो जाता है, गिल्ट, डिवोशन और प्यार कैसे सिर्फ एक PR स्कैम है, इस पर टेड टॉक देने लगता है। उसी रात लियम अपनी नई गर्लफ्रेंड लुई से मिलवाता है। मार्गरेट और अनेसा कंफ्यूज्ड है, ये कब से? पर कुछ दिन बाद लियम को डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसका वीजा खत्म हो गया था। क्लासिक लियम। अगले दिन काजो नए मोजे लेकर आता है, ग्रोथ दिखा रहा है बंदा। फिर मार्गरेट को ट्रेन की सवारी पर चलने को कहता है। मार्गरेट क्लास छोड़ देती है, क्योंकि क्या होता है रिस्पॉन्सिबल टीचर जो एग्जाम्स छोड़कर जू डेट पर चला जाए। दोनों एक बुद्ध मंदिर जाते हैं,
जहां काजो माइक ड्रॉप मोमेंट देता है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मार्गरेट का दिल पिघल जाता है, उससे भी तेज जिस स्पीड से उसकी नौकरी जाने वाली है। वो ट्रेन में सो जाती है। जब जागती है तो अकेली होती है। काजो फिर हाउडीनी बन चुका है। वापस एकेडमी में उसे निकाल दिया गया है। उसका बॉस उसे एक चेक देता है और कहता है, तू इससे अच्छा कर सकती थी। मार्गरेट सोचती है, मुझे पता है, पर फिर भी मैंने किया क्या। एक स्टूडेंट उसके पीछे भागता है, सिर्फ उसे अलविदा कहने के लिए। शायद इस पूरी कहानी का एकमात्र नॉर्मल मोमेंट ये होता है जब अनेसा जापान छोड़ देती है और मार्गरेट की जिंदगी स्पाइरल मोड में चली जाती है। वो रैंडम लोगों के साथ हुकअप करने लगती है, जैसे हार्ट ब्रेक कोई लॉयल्टी प्रोग्राम हो। फिर एक दिन, बूम, उसे काजो दिखता है। वो उसका पीछा करती है और आखिर में होटल के दरवाजों पर हाथ मारते हुए उसका नाम चिल्ला रही होती है, बिल्कुल किसी रियलिटी टीवी ब्रेकडाउन की तरह। काजो वहां आ जाता है। फिर दोनों वही सिक्योरिटी रूम में ही चुमाचाटी करते हैं और हुकअप भी कर लेते हैं। A+ मिलता है इन्हें ट्रॉमा बॉन्डिंग में। जब मार्गरेट अपने रूम वापस जाती है तो वहां एक एविक्शन नोटिस चिपका होता है। प्लॉट ट्विस्ट, अब वो एक ब्रॉथल, कोठे में जॉब ले लेती है। यह जॉब हर किसी के लिए नहीं होती। क्या कैश में पैसे मिलते हैं? हाँ, ठीक है, मैं आज से काम शुरू कर सकती हूँ। लेकिन पहले ही दिन वो इतनी पी जाती है कि बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है। क्लासिक प्रोफेशनलिज्म। बाहर आकर वो सिगरेट फूंक रही होती है, तभी वहां लुईज मिलती है। लुईज उसे खाना और थोड़ी इमोशनल सपोर्ट देती है, जितना शायद मार्गरेट को पूरे साल में नहीं मिला। बाद में मार्गरेट फिर से सड़कों पर एमलेसली घूम रही होती है। एक बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है। वो डर के मारे सबवे स्टेशन में घुस जाती है। लगता है पीछा छूटा, और वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा होता है। और फिर दोनों एक लव होटल चले जाते हैं। अब ये बंदा मार्गरेट के टाइम अप एंड जज मी वाले वाइब से जरा भी शॉक नहीं होता। वो खुद ही कहती है, आई लाइक टू बी सबमिसिव। पता है इसका मतलब? नो। बंदा है इतना शांत, जैसे लाल झंडों की चटनी में डुबो कर आया हो। उसे कहता है, कपड़े उतारो। फिर उसे बिस्तर से बांध देता है, उस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे उसने रेडिट पर हजारों थ्रेड्स पर रखे हों। और फिर करता है इमोशनल एटम बम जैसा कमेंट, तुम स्पेशल नहीं हो। तुम्हें ये पसंद है, इससे तुम खास या इंटरेस्टिंग नहीं बन जाती। और जैसे ये इंसल्ट काफी नहीं थी, वो उसके बगल में बैठकर बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ। बस ऐसे ही जैसे मंगलवार की बात हो। अब मार्गरेट पूरी तरह रियलाइज करती है कि उसकी टोक्यो ट्रिप ईट प्रे लव से डाइंग एंड डाई में बदल चुकी है। वो डर के मारे बोलती है, अगर मारने का मन है तो जल्दी कर लो। शायद अब तो बस उम्मीद यही है कि क्राइम सीन की फोटो में लाइटिंग ठीक आ जाए। लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है। काजो अंदर आता है, रफ हालत में, हीरो की तरह, और एक उंगली कम, जैसे अभी अभी किसी याकुजा मीटिंग से वापस आया हो। टर्न्स आउट उंगली उसकी सॉरी लेटर थी, उसकी मंगेतर के लिए। मार्गरेट को खोला जाता है। वो अब सेफ है और पूरी तरह डन भी। मार्गरेट जापान छोड़ देती है, और ऑनेस्टली जापान को भी शायद उससे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। प्लेन में बैठकर मार्गरेट काजो को कॉल करती है। कहती है, मुझे लग रहा है जैसे मैं रिबोर्न हुई हूँ, एक फीनिक्स की तरह, बस थोड़े ज्यादा इमोशनल बैगेज और कम पंखों के साथ। काजो कहता है, अच्छा लगा सुनकर। और जैसे ही मार्गरेट पलटती है, गेस वॉट, वही एयर होस्टेस जिसे वो पढ़ाती थी अब उसी फ्लाइट में काम कर रही है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों मुस्कुरा देती है। दुनिया बहुत छोटी है, या शायद मार्गरेट की किस्मत ही कुछ ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।